नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज का जो लीगल वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो दोस्तों, एक लीगल ड्राफ्टिंग का भी टॉपिक है। ख़ास तौर से जो जज बनने वाले हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको भी इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो दोस्तों, आरोप का फ्रेम किया जाना, आरोप बनाना या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये आखिर क्या होता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और फ्रेम करके दिखाएंगे। चार्ज हम यहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पूरा बना के दिखाएंगे किस तरीके से जजेस क्रिमिनल केसेस में चार्ज बनाते हैं। तो दोस्तों, ये एक पहली महत्वपूर्ण बात ये आप समझ लीजिए कि जो चार्ज बनता है वो केवल क्रिमिनल केसेस में बनता है और क्रिमिनल केसेस में प्रत्येक मामले में चार्ज नहीं बनता है। कुछ छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें लिखा गया है कि चार्ज बनना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि समरी ट्रायल हो गए, समन ट्रायल हो गए, इनमें चार्ज बनने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है। और आप सिविल मैटर में जानते हैं उसमें इशूज़ बनते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर चार्ज फ्रेम कोर्ट के द्वारा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, चार्ज फ्रेम कंप्लेंट केसेस के मामले में भी किया जाता है और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है। यानी कि एफआईआर दर्ज हुई हो, उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में आई हो और उसका अवलोकन करने पर कोर्ट को ये लगता है कि प्रीमा फेसाई यहाँ पर केस बनता है, तो वो चार्ज फ्रेम कर सकती है। दूसरी स्थिति, आपने कंप्लेंट केस फाइल किया, संज्ञान ले लिया कोर्ट ने, तो उसके बाद जब पार्टी आ जाएगी कोर्ट में तो मतलब कि एक्यूज्ड आ जाएगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। ये आप समझ गए कि किस स्टेज पर चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो ट्रायल की पहली स्टेज है, क्या कह सकते हैं, मामले की पहली सुनवाई भी इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रायल में चार्ज फ्रेम करना इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों होता है। तो दोस्तों, एक क्रिमिनल मामले में, एक क्रिमिनल केस में उसके फेयर ट्रायल के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या क्या आरोप व्यक्ति पर, जो एक्यूज्ड है, उस पर क्या क्या एक्यूजेशन लगाई जा रहे हैं, क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसको यहाँ पर ठीक से अवगत करा दिया जाए, जिससे कि वो अपना डिफेंस यहाँ पर तैयार कर सके, वो पूरी प्रिपरेशन कर सके कि क्या उसे डिफेंस कोर्ट में देना है। यदि उसे उसके ऊपर लगाए गए सभी इल्ज़ाम यानी कि एक्यूजेशन को अवगत नहीं कराया गया तो वो अपना ठीक से डिफेंस नहीं कर पाएगा। और जहाँ हो सकता है कि वो अपना ठीक से डिफेंस करे, उस पर झूठा मामला बनाया गया हो और उसे यहाँ पर एक्यूटल कर दिया जाए, तो उसे सज़ा भी हो सकती है यदि उसे ठीक से एक्यूजेशन के बारे में नहीं बताया। तो इसीलिए चार्ज फ्रेम किया जाता है, उसे कोर्ट के द्वारा पढ़ के एक्यूज्ड को सुनाया जाता है। समझ गए दोस्तों, ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि एक फेयर ट्रायल जब चल रहा है तो जो एक्यूज्ड है, इसके अगेंस्ट एफआईआर हुई या कंप्लेंट केस फाइल हुआ, उसे बता दिया जाए क्या क्या उसके ऊपर यहाँ पर किस मामले में, यहाँ पर कौन सा मामला उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो चार्ज फ्रेम के माध्यम से उसे एक्यूज्ड को प्रीसाइज यानी कि बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी दे दी जाती है कि किन किन धाराओं के अंतर्गत क्या मामला है, वो उसे ठीक ठीक जानकारी दे दी जाती है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि चार्ज फ्रेम किस तरीके से बनाना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कोर्ट जो भी है तो उसका जज यहाँ पर कोर्ट का सबसे ऊपर नाम डालता है। ये जज के द्वारा बनाया जाता है, वकीलों के द्वारा नहीं बनाया जाता।
ये जजेस के द्वारा बनाया जाता है। कोर्ट का सबसे ऊपर नाम डाल देंगे, जैसे कि हमने डाल दिया न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ऑब्लिक त्वरित न्यायाधीश प्रथम जिला, जिस जिले की कोर्ट है वो हम डाल देंगे। ठीक है, कौन सा इसका केस नंबर है वो हम डाल देंगे। स्टेट बनाम ए, ठीक है, जो भी केस का नाम है वो डाल देंगे। धारा हमने ली है 366 और 376 आईपीसी, अब बदल गई होंगी, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर ये बीएनएसएस में क्या क्या धारा हो गई है वो आपको हम लिख कर दे देंगे। तो दोस्तों ये आपको धारा 366 मतलब कि विवरण की धारा, लड़की को बहला फुसला कर ले गए, और 376 भारतीय दंड संहिता यानी कि बलात्कार, आप जानते ही हैं, जो कि अब बीएनएसएस में अन्य सेक्शन में चली गई है, ये डाल देना है। फिर बीच में लिख जाएगा यहाँ पर आरोप, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आरोप में यहाँ पर जज लिखेगा मैं, अपना नाम लिखेगा मैं सी, अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायाधीश प्रथम, आप ए पुत्र श्री बी पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ। पहला आरोप प्रथम यह कि दिनांक इतने को शाम 8 बजे वादिनी पीड़िता को बहला फुसलाकर एवं उसके साथ आयुक्त संभोग करने के आशय से विवरण आपने किया। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। तो उसे बता दिया कि आप पर विवरण का आरोप है और किस तारीख को किया है वो आपने बता दिया, ठीक ठीक जानकारी दे दी। दूसरा आरोप ये लगाया, जितनी धाराएं होंगी उसका अलग अलग आरोप लगाना पड़ेगा। दूसरे में यहाँ पर 376 बलात्कार का लगाया है। यह कि दिनांक इतने से इतने के मध्य आप वादिनी ऑब्लिक पीड़िता को भिन्न भिन्न स्थानों पर ले गए और आपके द्वारा वादिनी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती मैथुन का कर बलात्कार किया गया। इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। ठीक है, बता दिया कि आपने उसे इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच आप उसे जगह जगह ले गए और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर मैथुन किया, जो कि बलात्कार की श्रेणी में आता है, इसीलिए आपने इस धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार किया। दिनांक डाल देंगे, न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर कर देगा और नीचे अभियुक्त के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ लिख दिया जाएगा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार करते हुए विचारण की मांग की। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है। एक्यूज्ड को ये बता देना, उसके सामने रीड ओवर कर देना ज़रूरी है कि उस पर क्या क्या आरोप हैं। उसे समझने नहीं आते तो ठीक से उसे प्रिसाइज करके समझा देना, एक्सप्लेन करके पूरा समझा देना है कि उसे उस पर क्या क्या यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो इसके बाद जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हो जाते हैं तो फिर एक बार अभियुक्त को जानकारी दी जाती है, क्योंकि उसके बाद और एविडेंस आए, गवाही हुई, तो उसके बाद एक बार और उसे जानकारी दी जाती है। वो दी जाती है 313 CRPC, जो कि अब बदल गया होगा। ठीक है, BNSS में आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो उसका टाइटल, उसमें धारा लिख दूंगा BNSS की। तो दोस्तों उसमें 313 में भी अभियुक्त को पूरी डिटेल बताई जाती है, उससे पूछा जाता है। उसका भी पर्पज़ यही होता है टू इन्फॉर्म, टू गिव नोटिस टू एक्यूज्ड अबाउट एक्यूजिशन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।